हेलो एंड नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबों का अपना ही यूट्यूब चैनल थिंक सेंगविन में। दोस्तों, अभी तक मैं लगातार आप लोगों को एनडीए पाथफाइंडर को 30 दिन में कैसे कंप्लीट करें उसका सीरीज लेकर दे रहा हूं, क्योंकि इसे कंप्लीट करना एक दिन में संभव नहीं है। इसीलिए मैंने इसको धीरे धीरे करके आप लोगों तक पहुंचाया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा परिवार बड़ा होगा हम आपको और अच्छे ढंग से मदद कर पाएंगे, चीज़ों को आपको आपके तक पहुंचा पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू फिनिश पाथफाइंडर इन 30 डेज। दोस्तों, आप अगर इससे पहले इसका 2 सीरीज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद तब इस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी ऑसम सीरीज था दोनों, ये भी उससे बेहतर होगा। तो दोस्तों, अभी मैं लगातार आप लोगों के लिए एनडीए पाथफाइंडर को 30 दिन में कैसे कंप्लीट करें उसका सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें पार्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे आर्ट्स की, उसके बाद करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की, जो कि एनडीए से पाथफाइंडर से हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर क्या करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनडीए पाथफाइंडर से कि इसको कैसे करना है, किस चीज़ को। तो जीके वाला पार्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स, जीके एंड आर्ट्स, डे डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, टाइम स्लॉट्स भी बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, समझिए। देखिए, अब्राहम लिंकन एक बार बोले थे कि अगर आप अपना फ्यूचर कल बेहतर देखना चाहते हैं तो आपको आज उस फ्यूचर के लिए काम करना होगा और उसे आज बनाना शुरू करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कल चाहते हैं कि आपके भी कंधे पर बैज लगे, सितारा लगे, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स, जो भी जिसमें आप भी जाना चाहते हैं, तो आपको आज दिन रात जलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर आर्ट्स वाला सेक्शन एनडीए पाथफाइंडर जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस रहेंगे, उसे कैसे कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैं मदद जो है ये आप एनालिसिस आप किसी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जैसे एसएसबी क्रैक चैनल है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। मैंने उन्हीं का ये रेफरेंस लेकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अगर एनालिसिस देखने का प्रयास हम करेंगे तो दोस्तों अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें आपका जो आर्ट्स का सेक्शन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल नॉलेज है। ठीक है, और डिफेंस स्पेसिफिक है। ये जो है चारों दोस्तों आपका क्या है, सेक्शन है। अगर इस चारों सेक्शन में आप देखिएगा तो सबसे मोस्टली, अगर आप गौर से देखिएगा, ये एनालिसिस 2020 का है, इसी टाइम से मैं एनालिसिस करते चलते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 20 क्वेश्चन आपका जो 20 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ज्योग्राफी से पूछा गया। उसके बाद 11 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया, उसके बाद 5 क्वेश्चन पॉलिटी से और 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और 7 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से और 3 क्वेश्चन डिफेंस से। तो इसका मतलब अगर हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर देंगे एनडीए पाथफाइंडर में तो हमें सबसे पहले देना पड़ेगा ज्योग्राफी का, यही ना, क्योंकि जो एनालिसिस कहता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। इसका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी को कैसे 30 दिन में कंप्लीट करेंगे एनडीए पाथफाइंडर से, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, तीसरा है जनरल नॉलेज, चौथा है पॉलिटी। धीरे धीरे सबको कवर करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, तो एज यू कैन सी देयर आर 2 मेजर टॉपिक्स इन पाथफाइंडर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के लिए पाथफाइंडर में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहला फिजिकल एंड वर्ल्ड है। ठीक है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन अगर एनालिसिस आप देखिएगा, जो कि एसएसबी क्रैक या कोई भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो हैं जो डिफेंस पढ़ाते हैं, ठीक है, हालांकि हम लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग छोटा क्रिएटर धीरे धीरे हम लोग भी बड़ा होंगे तो हम लोग का भी कोई एनालिसिस देखेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से आप लोग देखिएगा तो मोस्टली 2020 में जो पूछा गया है ना, वो इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछा गया। और खास करके जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सीडीएस में भी बनते हैं। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी को अगर हम पाथफाइंडर से पहले कंप्लीट करें तो बेहतरीन होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो ज्योग्राफी को पहले स्टार्ट करेंगे उसमें भी स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। आप ये पूछोगे सर इंडियन से ही क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप अपने भारत के बारे में कहीं ना कहीं परिचित हो। कहीं ना कहीं आप माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे, माउंट आबू का नाम सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप क्या कहते हैं नंदा देवी का नाम सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप काराकोरम का नाम सुने होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें आप सुन चुके हैं ऑलरेडी। आप लद्दाख का नाम सुने होंगे, जास्कर का, कारगिल का, पीर पंजाल का, अमृतसर का, अलग अलग जगहों का नाम आपने सुना होगा। इसलिए आपको इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, आप अपने से भी खुद से पढ़ सकते। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको शुरू से ही पढ़ना है उसको, और उसको केयरफुली पढ़ना है, एक एक छोटी छोटी चीज़ पढ़ना है कि इंडिया का कितना डिग्री पर है, इंडिया से मतलब कौन सा रेखा पास करती है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या इक्वेटर इंडिया के क्लॉज है या नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जो जानकारी आपको दिया गया उसको धीरे धीरे आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस 12 दिन के दरमियान में 12 दिन में आपको इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करना है, ये टारगेट लेकर चलना है आपको, ठीक है, तो आप उसमें से नोट्स भी एक्सट्रैक्ट कर लेते जो लगेगा आपको इंपॉर्टेंट उसके लिए, ठीक है। अगर कंफ्यूजन कहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर का हम मान लेते हैं, हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर है इस तरह से, ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर का है, इस तरह से हम मान लेते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पार्ट हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमारा जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ काराकोरम है, ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, लद्दाख है, उसके बाद जो भी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, उसके बाद आपका जांस्कर है, पीर पंजाल है, उसके बाद धौलाधर है, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी चलती है, 3 पर्वतें जो है मुख्य जो जम्मू कश्मीर में आती है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखेंगे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि क्या पीर पंजाल पंजाब में भी आता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ आप, या क्या पीर पंजाल उत्तराखंड में भी जाता है, इसके लिए आप इंटरनेट का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, ये बुक बहुत ही औसम है, इसलिए औसम है खास करके ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ये बुक जो है ना मेजर पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी में कवर किया, जो जो जरूरी पोर्शंस है, जैसे रिवर्स के बारे में कवर किया। हालांकि रिवर्स से अगर हर साल क्वेश्चन आता है, अगर आप एग्जाम के क्लॉज है 2-3 दिन में बचा है, तो आप रिवर्स सिस्टम को पढ़ के जाइए पूरा अच्छे से, देखिए उससे क्वेश्चन जम जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इतना करने के बाद आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, लाइन बाय नोट करने के बाद, छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद, तब आपको क्या करना है, पाथफाइंडर से एमसीक्यूज को भी लगाना है, जो दिया गया एमसीक्यूज उसको भी लगाना है, ठीक है। इतना आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए करना है। आप चाहे तो 200 से 300 अपना स्टॉक भी बना सकते हैं, अलग अलग डिफरेंस से देखकर, अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया, इससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। जैसे कि उसमें एक बैरन आइलैंड की चर्चा की गई है, तो भारत में वो एक्टिव वोल्केनो है वो, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है अगली बार कि बैरन आइलैंड कहाँ पर है, किस नदी पर है, किस नदी के संगम पर है, क्या क्या भारत में या कहीं अलग जगह पर है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपका थार डेजर्ट है, उसमें भी दिया गया थार डेजर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो थार डेजर्ट जो भारत में थार कहते हैं, क्या भारत का जो थार डेजर्ट है पाकिस्तान में भी है? जी हाँ है, पाकिस्तान में जो फैला हुआ उसे चोलिस्तान कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो थार डेजर्ट पाकिस्तान में फैला हुआ उसका नाम पाकिस्तान में क्या है, तो बच्चे थार मार के आते हैं, लेकिन वो गलत होता है, उसका नाम है चोलिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप 12 दिन में इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी के फिजिकल और वर्ल्ड में, ठीक है। देखिए ये टफ सेक्शन है थोड़ा सा, लेकिन इसको भी 12 दिन देंगे, क्योंकि ये भी मतलब देखिए इंडिया पाथफाइंडर आप चाहे ना तो टॉपिक को एक दिन में भी पूरा रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो थीजर नहीं होता, मतलब एक नोट्स होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें दी रहती है, वही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन हम 12 दिन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उसको खखोर कर पढ़ो, एक एक चीज़ उसमें से एक्सट्रैक्ट करके पढ़ो नेट के सहायता से, ठीक है। हालांकि ये टफ सेक्शन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टफ कुछ नहीं होता, अगर आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे सब समान समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आपके पास एक मैप भी होना चाहिए, ठीक है, खास करके ऑक्सफोर्ड का एटलस, ठीक है। जो भी चीज़ आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे उसे मार्क कर दोगे। जैसे बैरन आइलैंड पढ़ा आपने, तो उसमें देख लोगे कि इंडियन ज्योग्राफी में बैरन आइलैंड किस जगह पर है, किस राज्य में, कहाँ नहीं है, उसको मार्क कर दोगे। जैसे आपने काराकोरम पढ़ा, काराकोरम जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है बेसिकली भारत का अपर रीजन, नॉर्थन रीजन में है, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान तक भी फैलता, आगे भी जाता है, ठीक है। तो काराकोरम पर्वत कहाँ पर है उसको आप मैप में मार्क कर लोगे, ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों मोबाइल से ज़्यादा कोशिश ये रखोगे कि आप जो चीज़ आप भूल रहे हो या जो चीज़ कंफ्यूज हो रहा है उसे देखने की कोशिश करें, क्योंकि फिर आप मोबाइल से आप पढ़ने लगोगे पर्वत श्रृंखला, तो आपको फिर 12 दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। मगअप कभी मत करना, ठीक है। सभी चीज़ों को रिलेट करके देखो क्वेश्चन और आंसर को, क्या जैसे देखो मैंने आपको बताया काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, उसके बाद शिवालिक, ये सब जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, इस तरह से भी आपको सिंक्रोनाइज करके याद कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो रिवर सिस्टम कौन नॉर्दर्न रिवर है, कौन ईस्ट से वेस्ट जाती है, कौन वेस्ट से ईस्ट जाती है, कौन अरबियन सी में जाती है, कौन वे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कौन किस राज्य से जाती है, किस राज्य में एक भी नदी नहीं बहती है, ठीक है। जो भी चीज़ें तथ्य है जानकारी वाली, किस राज्य की नदी सूख गई है, ठीक है। छोटी छोटी जानकारी आपको रिलेट करके चलना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिए, एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जो एनडीए पाथफाइंडर में दिया गया 12 दिन कंप्लीट करने के बाद। पाथफाइंडर जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, खास करके भूगोल को, उस स्थिति में आप मैप जरूर रखेंगे अपने पास, मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है।
आपका 24 दिन में ये फिजिकल और वर्ल्ड दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत बच्चे कहते हैं कि 30 दिन में कंप्लीट करना दोस्तों संभव नहीं है, लेकिन आपके पास कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, अभी के टाइम में अगर आप 30 दिन से 45 दिन के अंदर में पाथफाइंडर नहीं कंप्लीट करोगे तो यू डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, आप सिर्फ रोते रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ के जा गए, आपको मान लीजिए 40% भी 50% भी याद रहा, तो आप जरूर अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको दावा देता हूँ। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है आपको, आप डेली 10 घंटा पढ़ना है अभी से भी। अभी से नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, ये बताइए आप हमको। ठीक है, देखो सीधा आपको अगर सितारा लेना है, आपको अगर नौकरी लेना है, पाथफाइंडर से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास समय लास्ट में नहीं तो ठीक है, अलग अलग टीचर से आप पढ़ के नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए 6 दिन जो बचा हुआ इसमें केवल आपको मानना है रिवीजन। ठीक है, जो 24 दिन में आपने पढ़ा उसे केवल रिवीजन, ठोक के रिवीजन लगाओ। ठीक है, और ज्योग्राफी रिसोर्स से आपके पास 500 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। अब ये 500 ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, तो मैं उसका एक सीरीज लेकर आऊँगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता आप मुझे तेजी से मदद करें ताकि मैं डिजिटल बोर्ड तक पहुँच सकूँ, कुछ अर्निंग हो जाए, डिजिटल बोर्ड तक पहुँच सकूँ। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें लाइव बुक करने में बहुत दिक्कत होता है, यहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं तो अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो ऑफलाइन भी हम आसानी से डाल सकते हैं। चलिए इतना काम आपको कर लेना ज्योग्राफी में। ठीक है, हिस्ट्री को आपको ज़्यादा समय नहीं देना, हिस्ट्री को आपको 15 दिन देना। जैसा कि आप एनालिसिस देखोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर मेजर सेक्शन जो है आपका मॉडर्न इंडिया को दिया गया, मेजर पोर्शन। लेकिन हालांकि एनिसेंट और मेडिवल से भी पूछा जाता है, तो हम इंडिया पाथफाइंडर में 3 सेक्शन जो है हमारा, उसमें तीसरा पार्ट जो है मॉडर्न इंडिया, उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा आता है, मॉडर्न इंडिया से, तो आप स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, ओके ओके, पार्ट थर्ड आपका मॉडर्न इंडिया, और कौन कौन टॉपिक पे मॉडर्न इंडिया में ध्यान देना वो देखिए। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले किसे पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट आया, किस तरह से पिट्स एक्ट आया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ इसके बारे में जानकारी लेना था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज़ आप पहले वहाँ से स्टार्ट करोगे। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म अपराइजिंग। अगर ये दोस्तों आपको सोशल और कल्चरल अपराइजिंग समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा एक वीडियो डाला गया, 2 वीडियो है, ठीक, उसे आप देख लीजिए। जैसे कि उसमें ब्रह्म समाज के बारे में था, आर्य समाज के बारे में था, प्रथन समाज के बारे में था, क्या कहते हैं मिशन के बारे में था, अलग अलग चीज़ों के बारे में था, तो उसको आपको धीरे धीरे करके पढ़ लेना। उसके बाद तीसरा आपको प्राइम इंपोर्टेंस देना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब आज़ादी की मांग की गई, कहाँ पर कौन सेशन हुआ था, कहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हुआ एक्सट्रीमिस्ट में, और जो दोनों पार्टी के जो विपक्षी थे, यानी 2 अलग अलग मत के लोग थे, किस तरह से उनमें विभेद हुआ या भाव, मतलब उसमें अलग अलग हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ पढ़ने के बाद आप धीरे धीरे सबको कवर कर लेंगे। पहले इस 3 को प्राइम इंपोर्टेंस आपको देना, 3 जो है आपका 3 इन अ रो। ठीक है, देखिए अगर मैं सही में बोलूँ तो सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सारा पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट में महा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि भाई साहब इसको करना कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो मॉडर्न इंडिया, सबसे पहले वेल मैनर में पढ़ने की कोशिश करो कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मेन मोटो था, क्यों लाया गया था। ठीक है, सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करो कि कौन सा बैटल कब हुआ था। ठीक है, ओके, कौन जो है सोशल रिफॉर्मिस्ट पहले आए थे, कहाँ सबसे पहले सोशल रिफॉर्मेशन हुआ, सिंक्रोनाइज वे में। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई चीज़ आप पढ़े, पहले ए पढ़े, बी पढ़े, सी पढ़े, डी, तो वो इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग इस तरह से याद नहीं करते, सिर्फ रटते जाते, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको एक सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको रिलेट करके देखो दूसरे टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद उसमें से जो आउटकम्स है उसे निकालने का आप प्रयास करो कि भाई साहब इससे हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सॉल्ट, मान लीजिए मैंने सबंगिया आंदोलन के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसका क्या प्राइम इंपोर्टेंस था, ठीक है, क्यों वो हुआ था, इसका क्या कारण था, आखिर गांधीयन एरिया जो गांधीयन एरा था उसका क्या इंपोर्टेंस था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको धीरे दिमाग में करके याद रखना। ठीक है, देखिए आप 12 दिन में पहले क्या करेंगे, आपको 12 दिन में दोस्तों क्या करना है कि 15 दिन इसका हो गया। ठीक है, और उसके बाद बाकी बचे दिन में 5 ही दिन आप लगाओगे। ठीक है, 5 दिन किस पे, एनिसेंट और मेडिवल पर। अरे देखिए एनिसेंट मेडिवल को आप नोट का भी रेफरेंस ले सकते हो, हालांकि नोट का रेफरेंस नहीं लेना, केवल पाथफाइंडर से पढ़े तो आप एनिसेंट और मेडिवल को एक ग्लांस दो। इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, लोथल क्या था, पेलियोलिथिक एज क्या था, मेसोलिथिक एज क्या था, चालकोलिथिक एज क्या था, वैदिक एज क्या था, गुप्त कौन था, आर्यंस कौन था, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें से देखना है 5 दिन में, सिर्फ एक ग्लांस लगाना। ठीक है, और रेस्ट जो बचेगा आपके दिन, जो भी दिन आपके बच रहे 30 में, सारे दिन आपको क्या करना, ठोक के एमसीक्यू लगाना है। ठीक है, आप लुसेंट को ट्राई कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए, जितना आप एमसीक्यू लगा पाओ उतना सही, लेकिन सबको याद भी करना पड़ेगा, उससे नोट्स भी निकालना होगा। ठीक है, देखो अब बात करते हैं आपके पाथफाइंडर के पॉलिटी सेक्शन की, इसको 30 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं। देखो
हालांकि प्यारे मित्र ये टफ सेक्शन नहीं है, लेकिन आपको अपने सराउंडिंग से अवेयर होना पड़ेगा। कई सारे ऐसे न्यूज़ है जो आते रहते हैं अक्सर, ठीक है, कि इस लॉ का वायलेट हुआ, इस लॉ का वायलेट हुआ, ठीक है। हाल में ही व्हाट्सअप के लेकर कुछ लॉज को वायलेट हुआ। बताइए तो व्हाट्सअप को लेकर कौन से लॉज को वायलेट हुआ, हम जानेंगे तब। आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये टफ सेक्शन नहीं है प्यारे दोस्तों, लेकिन टफ नहीं है फिर भी आपको सराउंडिंग से अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अलग अलग चर्चा कई बार अभी फंडामेंटल राइट्स को लेकर चर्चा में आया था, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कहाँ करना है, पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी जैसे आप देखेंगे उसमें आपका पाथफाइंडर में, तो आपको वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसमें इंडियन पॉलिटिक्स से ज़्यादा पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करो आप, बहुत मस्त टॉपिक है, इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। डीपीएसपी पर लो, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एनडीए पाथफाइंडर से, द यूनियन पर हो, द जुडिशरी पर हो, ये चार को प्राइम इंपोर्टेंस देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी टॉपिक को धीरे धीरे आपको टाइम मिले तो कवर कर लेना, ठीक है। ओके, देखिए इसको करना कैसे है, तो देखिए इसको सबसे पहले टॉपिक को समझने का प्रयास करो कि आखिर भारत में फंडामेंटल राइट्स क्यों आए, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की हम लोगों को क्यों जरूरत है, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स, उसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें कि भाई जो है फंडामेंटल राइट्स पहले कितने थे, अब कितने रह गए, क्यों हटाया गया उसको, किस केस से रिलेटेड है, सब उसमें दिया गया। छोटी छोटी चीज़ें आपको कर लेना है, अगर नोट्स की जरूरत पड़े नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स नहीं समझ पा रहे तो हम एक वीडियो उस पर बनाए, बहुत ही मस्त वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप कोशिश ये रखिए इसे मगअप करने की कोशिश ना करें, मगअप करने का मतलब रटे नहीं, ठीक है। 500 MCQ स्टॉक्स आपका होना चाहिए, ठीक है, कम से कम पॉलिटी में। देखो आप चाहो तो इकोनॉमिक्स टॉपिक को लीव भी कर सकते हो, लेकिन ये लीवेबल टॉपिक जो कह सकते हैं लीव करने लायक नहीं है, क्योंकि हम इस अगर सराउंडिंग से थोड़ा अवेयर हो जाए। देखिए आपको जो भी स्कीम्स या प्लान गवर्नमेंट का जो स्टैटिक पार्ट में दिया गया एनडी पाथफाइंडर में, उसे कर लो, ठीक है। और उसके बाद करेंटली जो प्लान चल रहा है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन करेंट बेसिस पे इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, तो आप करेंट पोर्शन को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो जो आपके प्रिपरेशन के दौरान, जैसे कि पीएम कुसुम अभी आया, ठीक है, बहुत सारे अभी योजनाएं हैं, जल नल योजना, ठीक है, कई सारे योजना आई है अभी, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना। तो छोटी छोटी जो भी योजना आई है अभी इंडियन गवर्नमेंट खासकर जो लॉन्च करी है, उसे आप इकोनॉमिक्स से रिलेट करके देखो कितना करोड़ फंडिंग हो रहा है। जैसे कि पीएम लेट्स फंड आया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गाँव को डेवलप करने के लिए 5 करोड़ का जो फंड होता है वो सब आया है, तो उसको छोटी छोटी जानकारी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इतना ही आपको इकोनॉमिक्स में करना है। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिफेंस को लेकर। देखिए डिफेंस से पहले हम स्टैटिक जीके बात कर लेते हैं, जो भी स्टैटिक जीके दिया गया उसमें, ठीक है, उस सबको आप क्या करो, मगअप करने का प्रयास करो, ठीक है, कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, ठीक है, ये सब आपको पाथफाइंडर से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो भी है आपके पिछले साल के हैं उसे भी आप याद कर लोगे, ठीक है, तब आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। हालांकि अक्सर न्यूज में स्टैटिक जीके भी आते रहता है, जैसे कि हिस्ट्री की कोई पोर्शन आ गई, जैसे इंजीनियर दिवस हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे दिवस जैसे कारगिल दिवस हम लोगों ने देखा, उसका क्या इंपॉर्टेंस था, उसमें कौन महत्वपूर्ण थे, तो आप हिस्ट्री इधर से भी कवर कर सकते हो। बहुत सारे महान पुरुष का जो है जन्म दिवस भी रहता है, वो फर्स्ट सेकेंड लास्ट इस तरह से कुछ कुछ रहते हैं, ठीक है, तो उसको भी कवर कर सकते हैं। डिफेंस के लिए आपको टोटली करंट अफेयर्स पर रिलाई करना होगा। अगर ये आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप एसएसबी करेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीडी में आपको इसका अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप बीट कर सकते हो अपने अपोनेंट को, नहीं तो आप पीछे छूट जाओगे। तो डिफेंस के लिए आप defensenews.com पर जाकर देख सकते हैं, या जीके टुडे वेबसाइट है वहां पर आप डिफेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ था आपका 30 दिन का स्ट्रेटेजी जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और इस तरह से तैयार करना है अपने आप को, ठीक है। आपके पास अभी कोई चारा नहीं, आप ये मत कहना कि 30 दिन में कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। बहुत बच्चे ने ऐसा कमेंट किया कि हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए हो ही नहीं सकता ये बात सही है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है जो बता सकते क्या आपसे हो सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रेटेजी से एक बार आप तैयार करके देखें। वैसे भी आपने 30 दिन आपके पास है, उस 30 दिन में अगर आप ये अप्लाई करके एग्जाम निकाल लेते हो तो आपका बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है। अगर नहीं भी निकलेगा तो हमको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो एग्जाम निकलना नहीं निकलना वो ईश्वर के हाथ में, आपका काम है मेहनत करना। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका अपना भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नहीं बोलता था, लेकिन हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप लोगों में ज़्यादा पहुँच पाऊँ। 78% मेरे ऐसे भाई हैं जो कि देखते हैं परंतु वो सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्रिप्शन करने में क्या जाता है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है।
प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों तक बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार आप लोगों को प्यार देने के लिए। और दोस्तों और रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक भी किया करें, लाइक करते हैं ना तो वीडियो दूर तक पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।